नमस्कार। इस बार चर्चा का विषय रखेंगे पाकिस्तानी समाज में जो वहाँ की सेना ने जो झूठ को प्रसारित किया है या जो सूचना जो है लोगों को पहुँचनी चाहिए थी वो कभी बताई नहीं इतिहास में, उस पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह ही मैंने एक संपादकीय लिखा है राइजिंग कश्मीर में। राइजिंग कश्मीर जो कश्मीर घाटी है, जो श्रीनगर से प्रकाशित होता है अखबार, अंग्रेज़ी माध्यम का अखबार है। और इस समय घाटी में अंग्रेज़ी पत्रों में सबसे बड़ा है सर्कुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइजिंग कश्मीर। और राइजिंग कश्मीर ये आर्टिकल मुख्य रूप से मैंने राइजिंग कश्मीर के लिए ही लिखा था, परंतु बाकी जगह भी वो प्रकाशित हुआ है दूसरे अखबारों में और न्यूज़ वेबसाइट्स पे। पर मूल रूप से ये मैंने राइजिंग कश्मीर के लिए ही लिखा था संपादकीय। राइजिंग कश्मीर के साथ मेरा थोड़ा सा एक जुड़ाव रहा है काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि इनके जो पहले जो संपादक थे श्री सुजात बुखारी, वो उनका 2018 में उनकी हत्या हो गई श्रीनगर में उनके दो अंगरक्षकों के साथ। वो उनसे काफ़ी संवाद रहता था, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ही मुझे राइजिंग कश्मीर में लिखने के लिए कंट्रीब्यूट निरंतर करने के लिए एक तरह से निमंत्रण दिया था। और उनकी पत्रकारिता को देख के मैंने राइजिंग कश्मीर के लिए हर संभव प्रयास से जो जितना मैं लिख पाया समय समय पे लिखता रहा। खैर, सुजात बुखारी साहब जिस स्तर के पत्रकार थे, आज शायद विरला ही उस तरह का कोई पत्रकारिता ज़मीनी तौर पे करता हो या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हों। और इस तरह की पत्रकारिता आज दुर्भाग्यवश से भारत में नहीं ही मिलती है। अब अगर थोड़ा कहा जाए तो इस समय तो खैर भारत में पत्रकारिता ही नहीं होती। जो होता है पत्रकारिता के नाम पे वो तो थोड़ा सा ओछा मनोरंजन होता है बस। तो ये लोग तो एक समान स्तर की पत्रकारिता भारत में नहीं हो रही, तो सुजात बुखारी साहब के स्तर की क्या पत्रकारिता, उसको तो उसकी तो परिकल्पना करना ही थोड़ा बेकार होगा इस समय। तो इसीलिए मैंने इस संपादकीय के लिए राइजिंग कश्मीर को ही चुना और उनके लिए लिखा। इस बार ये जो मेरा कॉलम था, अच्छा, मैं अपने सारे कॉलम्स को हिंदी में नहीं लिख पाता या ट्रांसलेट नहीं करवा पाता या अनुवाद नहीं कर पाता, समय का अभाव रहता है। इस वजह से अब मैंने ये प्रयास शुरू किया है कि कम से कम हिंदी में ही जो मैंने अंग्रेज़ी में अपने रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स लिखे हैं उनका जो एक सारांश है वो प्रस्तुत कर दूं। तो ये जो मेरा संपादकीय था राइजिंग कश्मीर में, ये था मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना के जो झूठ हैं पाकिस्तानी समाज में फैलाए गए उनके बारे में। तो चलें उस पर चर्चा करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने इर्द गिर्द शुरू से ही पाकिस्तान में एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है कि वो लोग सूचना के प्रवाह को और पब्लिक डोमेन में लोगों तक क्या पहुंचेगा उसको उन्होंने बहुत अच्छे से नियंत्रित कर रखा है। तो उन्होंने काफ़ी समाज में एक गलत भ्रांतियां फैला रखी हैं, झूठ, उन सब पे चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय होगा। इसीलिए मैंने इस संपादकीय में केवल 5 एक जो बड़ी अगर आप देखें जो अचरज करने वाले झूठ हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, उन पे चर्चा की है। एक तो सबसे पहला झूठ जो पाकिस्तानी सेना अपने लोगों को एक तरह से बेचती है वो है कि उनकी उपस्थिति सियाचिन में है, सियाचिन ग्लेशियर में। और वो गाए बगाए अपने लोगों को या प्रेस में ये बात बोलते रहते हैं कि भाई पाकिस्तानी सेना जो है वो भारत से बात करने की इच्छुक है अगर सियाचिन से दोनों सेनाएं अगर
वापस पीछे की तरफ आ जाएं। तो एक तो ये सबसे बड़ी झूठी बात है कि पाकिस्तान जो है उनकी किसी भी तरह की उपस्थिति सियाचिन ग्लेशियर पर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है 1984 में ही, जिस समय भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, उसके माध्यम से पूर्ण नियंत्रण 1984 से ही, 1984 से ही भारतीय सेना का है सियाचिन ग्लेशियर पे। और पाकिस्तानी सेना जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पे कहीं भी नहीं है। वो जो उससे लगती हुई एक निचली पर्वत श्रृंखला है जिसको साल्टोरो रेंज कहते हैं, साल्टोरो रेंज की निचली जो पर्वत श्रृंखला या चोटियां हैं, रिजेस हैं, उन पर पाकिस्तानी सेना है। तो आप ये देखिए कितनी विडंबना की बात है कि जहाँ पर आप मौजूद नहीं हैं वहाँ से आप कहते हैं कि हम लोग भी एक तरह से आपसी सहमति से पीछे हट जाएंगे। जहाँ पे अगर आप मौजूद नहीं हैं वहाँ से आप पीछे हटेंगे कैसे? तो ये मतलब ये एक पराकाष्ठा है झूठ की। और पर वहाँ के लोगों को ये लगता है पाकिस्तान के कि जो उनकी फ़ौज है वो सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद है, भारतीय सेना के साथ एकदम आमने सामने है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना की जो सबसे अग्रिम चौकियां भी जो हैं वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर दिखाई भी नहीं देता। अगर आप अपनी आंखों से या सामान्य बाइनोकुलर दूरबीन से देखें तो भी सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखाई भी नहीं देगा जहाँ पर ये इनकी उपस्थिति है। तो जिस चीज़ को ये देख नहीं सकते वहाँ पे होने का दावा करते हैं, बड़ी विडंबना है। अच्छा, दूसरा इनका एक बड़ा झूठ रहा है समाज के साथ कि जो वहाँ पे बलूच आंदोलन जो चल रहा है, राष्ट्रवादी आंदोलन, सशस्त्र और राजनीतिक दोनों, उसको ये लोग हमेशा ये कहते थे कि ये जो आंदोलन है ये कोई किसी भी तरह का इस पे कोई आम जनमानस का सहयोग नहीं है, ये तो केवल कुछ सरदारों ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना रखा है, क्योंकि उनको जो इस्लामाबाद की जो केंद्र सरकार है उनसे ज़्यादा पैसे की या रॉयल्टी की इच्छा है। इस वजह से वो लोग थोड़ा बहुत कहीं पर कानून व्यवस्था के लिए कुछ दिक्कतें पैदा करते हैं, वरना बलूचिस्तान बिल्कुल सामान्य है। ये शुरू से पाकिस्तानी सेना ने अपने लोगों को समझाया है। पर अब जो है पिछले, मैं कहूँगा 1 या 1.5 दशक से 10-15 साल, मतलब स्थिति बिल्कुल चेंज है, क्योंकि वहाँ के लोग जिस तरह के हमले देख रहे हैं और वहाँ पे इस समय जो सरकारी तंत्र जो है, सरकारी अमला, वो किस तरह से चरमराया हुआ है और वहाँ के जो बलूच विद्रोही हैं उनके रहमो करम पर है, तो लोग, सामान्य पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहा कि जी अगर ये केवल एक कानून व्यवस्था की परेशानी थी तो ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। तो और यही बात वहाँ पे जो मीडिया है उसको भी बलूचिस्तान के आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हैं वहाँ के लोगों के बीच में, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ मीडिया ब्लैकआउट की पॉलिसी लगाई गई। वहाँ पे क्या हो रहा है, सेना जो है वो उसका कितना नियंत्रण है, ये लोगों को कभी ना तो बताया गया, ना पे वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो छोड़ें, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, उनको भी वहाँ जाके एक तरह से पत्रकारिता नहीं करने दी जाती थी। तो बलूचिस्तान के बारे में बहुत झूठ बेचा गया अपने लोगों को, पर वो झूठ अब थोड़ा बिक नहीं रहा बाज़ार में, क्योंकि जो बताया गया और जो हकीकत दिखाई दे रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। और चलें इस पे अब तीसरे बिंदु पे बात करते हैं। जैसे 1965 की जो युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, 1900 उसकी यादगार में भारतीय ये पाकिस्तानी सेना जो है वो बनाती है डिफेंस डे, उनको सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई हमने ये युद्ध जो था वो जीता और भारत के मंसूबों को नाकाम किया। देखिए, जैसे पहले भी मैंने चर्चा की थी कि जब भी आप कोई युद्ध करते हैं, आप कोई भी सैन्य अभ्यास तक करते हैं, अगर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो 1962 में जब भारत और चीन का सिनो इंडिया वॉर हुआ तो पाकिस्तान को इस बात की बड़ी गलतफहमी हो गई थी उसके बाद कि भारतीय सेना जो है वो छिन्न भिन्न हो चुकी है और भारत जो है वो सैन्य दृष्टि से इस समय बड़ा कमज़ोर है। इसीलिए उन्होंने 1965 में
दो ऑपरेशन लॉन्च किए। ऑपरेशन 1965 का युद्ध जो था वो शुरू करने पाकिस्तान ने शुरू किया था। वो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। भारत ने इसमें केवल प्रतिकारात्मक, बाद में इसमें जवाबी कार्रवाई की थी। तो जो युद्ध शुरू करता है उसी के उद्देश्य होते हैं, उसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि ये अपने स्पेशल फोर्सेस को, ख़ासतौर पे एसएसजी के कमांडोज को भारी संख्या में कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराएंगे और वो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलके वहाँ पे विद्रोह को प्रबल करेंगे और वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। ये था पहला उद्देश्य ऑपरेशन, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो जब ये लॉन्च किया गया तो वहाँ पे जो कश्मीरी 8 से 10 हज़ार के करीब जो इनके कमांडोज थे वो कश्मीर घाटी में उन्होंने घुसपैठ की। परंतु ये लोग जो सोच के बैठे थे कि वहाँ का जो आम कश्मीरी है वो इनके साथ मिलेगा, वो साथ तो खैर मिला क्या, बिल्कुल नहीं उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने इनकी घुसपैठ की जो सूचना है वो भारतीय सेना को वहाँ पे दी। तो वो वाला उद्देश्य तो इनका बिल्कुल फेल हो गया। दूसरा ऑपरेशन जो सेकंड फेज था वो था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसमें जो नेशनल हाईवे 1A है, जो भारत और भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से श्रीनगर कश्मीर घाटी को कनेक्ट करता हुआ लद्दाख तक जाता है। तो उसको पे कब्ज़ा करके और उस प्रमुख मार्ग को अवरुद्ध करना, ताकि भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का संपर्क जो है वो बाकी भारत से टूट जाए। ये जब उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अपना लॉन्च किया तो उनको प्रारंभिक तो कुछ इसमें सफलता मिली, परंतु जब भारत ने दूसरा एक महाज ओपन कर दिया, मोर्चा ओपन कर दिया यहाँ सियालकोट और लाहौर की तरफ, तो पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूल गए। और फिर ये लोग उसी बात को बढ़ा चढ़ा के करते हैं कि भारतीय सेना तो लाहौर तक आ गई थी, फिर हमने उनको रोका और इसमें हमारी विजय है। तो जिस भी उद्देश्य के लिए इस युद्ध को शुरू किया गया था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव्स तो सारे फेल हुए। दूसरा है कि अगर आप देखें कि युद्ध के जिस दिन संघर्ष विराम हुआ, सीज़ फायर हुआ, उस समय अगर किस पक्ष के पास दूसरे पक्ष की कितनी ज़मीन कब्ज़े में थी, अगर उस हिसाब से भी देखें तो भारत के पास करीब 1900 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तानी क्षेत्र जो था उनके कब्ज़े में था और पाकिस्तान के पास करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान ने इसमें कुछ अचीव क्या, विजय कोई प्राप्त नहीं की। परंतु इतना सब होने के बावजूद, ऑपरेशंस की विफलता होने के बावजूद, इतना बड़ा क्षेत्र जो है शत्रु के हाथ में जाने के बावजूद, उन्होंने इसको डिफेंस डे का नाम दिया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना, और ये किस तरह के झूठ में जीते हैं। अच्छा, और अभी ये लोग पाकिस्तानी सेना वहाँ बड़ी एक वो कैंपेन तो नहीं कहूँगा, हाँ, पर ये बात को बहुत प्रसारित करती है कि 1971 में जो राष्ट्रीय त्रासदी हुई, जिसमें विभाजन हुआ, वो एक राजनीतिक चूक थी। उसमें सेना का उस चूक से कोई लेना देना नहीं था। सेना ने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की और सेना ने इसमें काफ़ी बलिदान दिया, परंतु हम अपने राजनेताओं की वजह से इस गति को प्राप्त हुए, जबकि ये भी एकदम सफ़ेद झूठ है। और ये बात अभी जो अभी के जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं, उनसे पहले जो जनरल बाजवा थे, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, रिटायरमेंट से पहले 2022 नवंबर में जब उनके फेयरवेल फंक्शंस हो रहे थे, ये बात कई जगह दोहराई कि पाकिस्तानी सेना ने बड़ी कुर्बानियाँ दी 71 की उसमें जंग में, पर हम अपने पॉलिटिशियन से हार गए, राजनेताओं से हार गए। और जबकि 1971 में जो भी फैसले लिए गए, उस समय मिलिट्री डिक्टेटर जो थे जनरल रियाया खान, उनका राज्य था। तो उसमें वो जनरल टिक्का खान, यही लोग एक तरह के हाई कमांड थे पाकिस्तान के, यही करता धरता, यही भाग्य विधाता बने हुए थे।
तो जो भी फैसले हो रहे थे वो सारे पाकिस्तानी सेना ने ही लिए थे 1971 में। चाहे ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करना हो, जिसमें जो ढाका में किया गया और वहाँ पे बंगालियों पे बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ वहाँ पे, वो सारा जो था वो मिलिट्री का प्लानिंग थी। और शेख मुजीबुर रहमान का दमन करना, उनको देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर करना, ये सब पाकिस्तानी सेना ने ही किया था। तो पाकिस्तानी सेना के साथ ये है कि जो भी त्रासदी हुई वो आप राजनीतिक जो पॉलिटिकल डायस हो रहा है उस पर डाल दीजिए, और पाकिस्तानी सेना को हमेशा किसी भी तरह अजय दिखाइए देश में। तो ये एक बड़ा वहाँ पे झूठ चलता है। अच्छा, अगर आखिरी मैंने इसमें चर्चा की अपने लेख में कि जो कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, तो उसमें बाद में, खैर अभी तो पिछले साल जो फील्ड मार्शल हैं जो अब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पिछले साल ये बात को माना था कि भाई पाकिस्तानी सेना ने कारगिल युद्ध में भी अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। और ये सब जानते हैं कि वो पाकिस्तानी सेना जो थी, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री, उसने कारगिल युद्ध में क्या किया, मतलब वो उन्होंने ही युद्ध शुरू किया था और उन्हीं की सहभागिता थी इसमें। परंतु पाकिस्तानी सेना ने कभी इस बात पे कोई भी आंकड़े जो थे वो लोगों को नहीं दिए कि उसमें कितने पाकिस्तानी सैन्यकर्मी हताहत हुए हैं। जबकि पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, उन्होंने अपने पब्लिक स्पीच में जन रैली में ये कहा कि 4000 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजियों को मरवाया है पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में। और उस समय के प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध के समय जो थे नवाज़ शरीफ, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनकी गलती की वजह से हमारे 3000 लोग पाकिस्तानी सेना के वो हताहत हुए। पर पाकिस्तानी सेना ने कभी भी इस पे कोई भी आंकड़े जो हैं वो अपनी जनता को नहीं दिए। तो आप सोचिए, जबकि अगर आप वहीं उसके उलट देखें, जो भारत है, भारत ने शुरू से ही अपनी जो भी लोग जिनका बलिदान हुआ उनके ऊपर पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई। करीब भारत ने इस बात को तभी बताया कि भाई 527 के करीब हमारे जवान सैन्यकर्मी जो हैं उनका बलिदान हुआ। पर पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो मित्रों, मैंने इस लेख में यही बाद में जो एक कंक्लूजन किया वो ये किया कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, समाज है, वो उनको समझना पड़ेगा कि वो अपने लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं। अगर वो केवल इन लोगों के मुगालते में रहना चाहते हैं या इनके दिखाए हुए सब्ज़ बाग में रहना चाहते हैं कि उनका दुश्मन भारत है या इज़राइल है, तो उनकी जो दुर्गति है वो होनी तय है। इसीलिए पाकिस्तानी जो आम जनमानस है वो ये सोचे कि ये जो जनरल हैं, ये उनकी आज जीवन की जो भी परेशानियां हैं उसका मूल कारण यही जनरल है। ना तो इन्होंने देश में कभी किसी सुदृढ़ शासन को आने दिया, गैर सैनिक शासन को, और कभी भी इन्होंने एक तरह से एक पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया पाकिस्तानी सेना ने। तो अब ये वहाँ के लोगों के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आपको नॉर्थ कोरिया की तरह जीना है तो ठीक है, आप उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या मतलब, दौड़ रहे हैं आप उस दिशा में, तो अंतोगत्वा आप नॉर्थ कोरिया के गंतव्य जहाँ पर है नॉर्थ कोरिया, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मित्रों, ये मैंने इस अपने लेख में राइजिंग कश्मीर में चर्चा की। पाकिस्तानी सेना जो है अभी भी, मतलब जैसे कई बात आ रही है, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमने भारत के इतने लड़ाकू जहाज़ जो हैं उनको मार गिराया, और ये देखिए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमने पूरी भारतीय वायुसेना को ख़त्म कर दिया, भारत के पास एक भी विमान नहीं बचा। ये बड़ी गनीमत है, नहीं तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं।
बिना सिर पैर के बात करने वाले लोग हैं। इनका जैसे ही कोई जहाज़ हवा में टेक ऑफ ही करता है, ये तुरंत दूसरी तरफ न्यूज़ चला देते हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज़ ने दुश्मन के 2 जहाज़ों को मार गिराया। अभी टेक ऑफ हुआ है और तब ये न्यूज़ चला दी। तो और देखिए, ये लोग ये काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके देश में इस तरह का कोई भी तंत्र नहीं है कि इनकी दी हुई जानकारी को कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसको चेक कर सके, उसका सत्यापन कर सके। इसीलिए इन लोगों से हम लोगों को बिल्कुल इस मामले में कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम लोग सत्य के पुजारी हैं, हम लोग तो मीमांसक हैं, तत्वचिंतक हैं। ज्ञान की ज्योति सबसे पहले जली है यहीं पर। तो हम लोग सत्य में रहें, सत्य में जिएं, हमारे लिए वही अच्छा है। बाकी इन लोगों को वो कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें जीने दीजिए। और दूसरी एक बात मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पाकिस्तान के साथ बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस वाला इशू रहता है। कभी उनको पता नहीं कि हम हैं तो कौन हैं, अपने लोगों को हम अपनी शनाख्त क्या बताएं कि पाकिस्तान क्या। ना तो अपनी संस्कृति है, ना अपनी भाषा है, ना अपना इतिहास है। तो कभी अपने आप को तुर्कों से जोड़ते हैं, कभी अपने आप को अरबों से जोड़ते हैं, जबकि वो लोग इन लोगों को अपना कभी नहीं मानते। इनकी स्थिति मैं आपको बताऊं तो जैसे कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो वहाँ के सांसद या विधायक होंगे तो उनके पास जाके कोई अपना चित्र खिंचवा लेता है और वो पूरे इलाके में अपने गांव में घूम के या लोगों को बताएगा कि अरे वो सांसद जी तो हमारे दूर के चाचा हैं, मामा हैं, या ये हैं, हमारा तो बिल्कुल संबंध है, ये है वो, आज उन्हीं के यहाँ बैठा था। अब जबकि विधायक जी को या सांसद जी को पता ही नहीं कि क्षेत्र में कितने सैकड़ों उनके भांजे भतीजे घूम रहे हैं इस तरह के। तो पाकिस्तान की मनस्थिति लगभग वही है। नमस्कार।